नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। तो पिछले सेशन में हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को आखिरकार हम कैसे डिफाइन करते हैं और हमने मोनोसैकेराइड्स भी देखी कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। आज के सेशन में हम विस्तार में चर्चा करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि आखिरकार ये ओलिगोसैकेराइड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये ओलिगोसैकेराइड्स वही होते हैं जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड से मिलके जो बने हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसैकेराइड। आज ऐसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे जो कि हमारा सुक्रोज। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है सुक्रोज। सही है, तो ये सुक्रोज जो है इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमें शहद में मिलता है, हनी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुक्रोज का 3D में स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है सुक्रोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने बोला इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। तो ये 2 यूनिट से बना हुआ है। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना हुआ है ये सुक्रोज, है ना। इसमें 2 मोनोसैकेराइड है, एक है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा हमारा क्या है? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो अगर इसमें 2 मोनोसैकेराइड होंगे, 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी लिंकेज से जुड़े होंगे। तो मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना। तो 2 मोनोमर यूनिट यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ के हमें सुक्रोज मॉलिक्यूल देते हैं। अब एक चीज मैंने पिछले सेशन में भी बताई थी कि अगर ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ये हाइड्रोलाइज करके मोनोमर यूनिट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये 2 मोनोमर से बना हुआ है ना। अगर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को आप तोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको 2 मोनोमर यूनिट मिल जाएंगे। तो इस सुक्रोज में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये हाइड्रोलाइज करता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे सुक्रोज मॉलिक्यूल है और हमने एक एंजाइम ले लिया जो कि है सुक्रेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एंजाइम के ऊपर इस पर्टिकुलर सुक्रोज मॉलिक्यूल को लगा दिया। ठीक है, तो अब लॉक एंड की मैकेनिज्म से एंजाइम क्या कर लेगा? सुक्रोज मॉलिक्यूल को लॉक कर लिया। ठीक है, आराम से बैठ गया एंजाइम के ऊपर। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करना है तो ऑब्वियसली पानी तो चाहिए होगा हमें, तो हम क्या करेंगे? पानी को ड्रॉप करेंगे। देखो क्या करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल, क्या किया इसने? अटैक किया और प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और क्या हो गया? हमारा क्या बना? यहाँ पे 2 मोनोमर यूनिट हमारे पास मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज और ये हमारे पास हो गया क्या? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, दोबारा मैं दिखाता हूँ एनिमेशन। देखो हुआ क्या, ये आके हमारे पास सुक्रोज मॉलिक्यूल एंजाइम के अंदर बैठ गया और वाटर मॉलिक्यूल ने आके क्या किया? कार्बन को अटैक किया, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और हमारे पास 2 मोनोमर यूनिट्स मिल गए। ये तो आप देख सकते हो ये वाला मोनोमर यूनिट कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये वाला मोनोमर यूनिट कौन सा हमारे पास? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे सुक्रोज क्या करता है? हाइड्रोलाइज करके 2 मोनोमर यूनिट देता है। पहला कौन सा था हमारे पास? अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा कौन सा था? बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, तो हमने देख लिया कि अब ओलिगोसैकेराइड क्या कर सकता है? हाइड्रोलाइज कर सकता है और अपने मोनोसैकेराइड्स देता है ना, जो भी उनके मोनोमर्स होंगे, है ना। उस ओलिगोसैकेराइड बनने के जो भी मोनोमर्स होंगे वो अपने रेस्पेक्टिव मोनोमर्स दे देगा आफ्टर हाइड्रोलाइजिंग। ठीक है, तो अब मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है सुक्रोज के अंदर। ठीक है, कब क्या होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है सुक्रोज। देखो अब जैसे कि आपको पता है ये हाइड्रोलाइसिस कर सकता है, तो हाइड्रोलाइज करेगा तो हमारे पास 2 सिनारियोस बन गए ना कि भैया हाइड्रोलाइज करने से पहले क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है और हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है। तो हमने क्या कर लिया? हमने सेटअप ले लिया ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए। ठीक है, तो हमने एक लाइट सोर्स ले लिया, है ना, यहाँ पे बल्ब ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे पोलराइजर और एनालाइजर ले लिया, बीच में हमने सुक्रोज ले लिया। ठीक है, तो अब सुक्रोज क्या करेंगे? बिफोर हाइड्रोलाइसिस देखेंगे। ठीक है भैया, हाइड्रोलाइज करने से पहले क्या इसका हिसाब है। तो जैसे कि हमें पता है अनपोलराइज लाइट है, पोलराइजर के थ्रू गया
तो प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अब क्या कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हो सुक्रोज क्या कर रहा है, इसको राइट में या फिर क्लॉकवाइज में इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया सुक्रोज जो है हाइड्रोलिसिस से पहले क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कितना डिग्री, प्लस 66.5 डिग्री ये राइट में इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो कहानी में ट्विस्ट कब आए, जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे ना तो क्या होगा, आप देख सकते हो कि इसके पास 2 मोनोमर यूनिट आ जाएंगे, है ना। तो अब भाई 2 अपने हिसाब से चलेंगे। अब ग्लूकोज कहेगा भैया मेरे हिसाब से मैं चलूंगा, फ्रक्टोज कहेगा भैया मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तू कुछ भी कर। ठीक है, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, है ना। तो अब देखते हैं कौन जीतेगा। जीतेगा कौन, जो ज्यादा उसको घुमा पाएगा लाइट को। अब क्या कर रहा है, अब ग्लूकोज क्या कर रहा है, दोबारा देखते हैं। अगर हम हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या कर रहा है, ग्लूकोज क्या कर रहा है, वो तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, लाइट को राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। बट फ्रक्टोज क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज ने प्लस 52.7 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करी, है ना, और फ्रक्टोज ने माइनस 92.4 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करी। अब देखो कौन ज्यादा घुमा पाया प्लेन पोलराइज लाइट को, फ्रक्टोज ने ज्यादा घुमाया ना, क्योंकि वो उसने माइनस में घुमा दिया। तो अब किसकी डोमिनेंस ज्यादा हुई, फ्रक्टोज की ऑब्वियसली डोमिनेंस ज्यादा हुई। तो क्या होगा आखिरकार, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, खत्म, जीता कौन, फ्रक्टोज जीत गया। कहेगा भैया मैंने ज्यादा घुमा दिया तो मेरा हक चलेगा, है ना। तो इसका हक चल गया, तो क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट हमारा लेफ्ट में घूमेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये लेवोरोटेटरी हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी सुक्रोज का, और उसका हाइड्रोलिसिस भी हमने देखा कि क्या क्या उसके मोनोमर यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। देखो पॉलीसैकेराइड्स बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में स्टोर करना है तो हम पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में ही इनको स्टोर करते हैं। देखो अगर स्टोरेज फॉर्म प्लांट्स की बात किया जाए तो हमारे पास स्टार्च होता है, अगर एनिमल्स की बात किया जाए तो ग्लाइकोजन होता है ना। तो आज हम बात करेंगे स्टार्च के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा प्राइमरी स्टोरेज है पॉलीसैकेराइड्स का प्लांट्स में। ठीक है, तो अब जो भी हमारे पास फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, उन सब में स्टार्च होता है ना, क्योंकि वो एक स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट्स में। ठीक है, तो अब स्टार्च का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो स्टार्च में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एमाइलोपेक्टिन और दूसरा होता है एमाइलोस। ठीक है, तो एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोस होते हैं क्या, स्टार्च के कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एक एक कंपोनेंट को देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो हमारे पास जो एमाइलोस जो होता है वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है मोनोमर हमारे पास है, स्टार्च का मोनोमर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ के हमारे पास एक हेलिक्स दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एमाइलोस का स्ट्रक्चर होता है। एमाइलोस मतलब ये जो भी मोनोमर यूनिट्स है, जो मोनोमर हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, उनके 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, जो हेलिक्स हमारे पास बना है, उसे हम क्या कहते हैं, एमाइलोस। ठीक है, तो एमाइलोस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मतलब पहला कंपोनेंट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे एमाइलोपेक्टिन का। देखो इसमें होता क्या है, इसमें भी सेम वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से मोनोमर यूनिट्स अटैच्ड है, बट यहाँ पे एक एडिशनल लिंकेज है जो कि है 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसके वजह से हमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 3D में देख सकते हो, हमारे पास एलिक्स है ना, यहाँ पे एलिक्स मतलब कैसे बनी है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बन गई है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरी हेलिक्स यहाँ से बननी चालू हो गई है ना। तो ये हेलिक्स कैसे बन रही है, ब्रांचिंग से बन रही है, जो कि हमारे ब्रांचिंग कैसा हो रहा है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना। 1,4 मतलब इसका जो पहला कार्बन है वो 4th कार्बन से दूसरे मोनोमर के 4th कार्बन से जुड़ रहा है ना। इसको हम क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना। 1,6 मतलब इसका जो 6th कार्बन है
वो दूसरे मोनोमर के फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड कर रहा है ना, जब लिंक कर रहा है तो हमें क्या देखने को मिलता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा ना एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन के बारे में, है ना। तो उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने देखा, जो कि हमारे कंपोनेंट्स थे किसके, स्टार्च के। ठीक है, तो ये कंक्लूड करता है हमारा डिस्कशन कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो पहले सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देखा, हमने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स को आखिरकार डिफाइन कैसे किया जाता है, केमिकली कैसे उसको दिखाया जाता है, और हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर इस सेशन में हमने ओलिगोसेक्राइड्स में सुक्रोज देखा, कैसे हाइड्रोलिसिस होती है, और ऑप्टिकली एक्टिविटी कैसे हाइड्रोलिसिस से पहले चेंज होती है और बाद में चेंज होती है। फिर हमने पॉलीसेक्राइड्स के बारे में देखा, पॉलीसेक्राइड्स में भी हमने स्टार्च के बारे में विस्तार में चर्चा करी। स्टार्च में जो भी उसके कंपोनेंट्स है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, उनके स्ट्रक्चर्स हमने 3D में बड़े अच्छे तरीके से विजुलाइज करी हैं। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट पे ये डिस्कशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को फॉलो करते रहो और सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।